गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। केवल मंगलवार के दिन यह क्लास शाम को होती है, बाकी सुबह क्लास आपकी होती है 8 बजे से। कल भी यह क्लास सुबह 8 बजे ही होगी। डेली क्लास लेते हैं, मंडे टू सैटरडे क्लास चल रहा है और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत है, कुछ जटिल टर्मिनोलॉजी वहाँ पर दिए गए हैं जिसे समझने की ज़रूरत है, इसलिए समय अधिक लग रहा है। आशा करता हूं कि आप एक दो बार जरूर इसको रिवाइज कर रहे होंगे। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो केवल मेरे भाषण से आपका काम नहीं चलेगा। समझना जरूरी है, और अगर यहाँ समझ लेते हैं तो 75-80% प्लस आपकी समझ यही विकसित हो चुकी होगी। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कुछ बच्चे तो केवल शाम को ही जुड़ पाते होंगे क्योंकि सुबह उनके पास समय नहीं होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया होगा और समझ के आप पढ़ रहे होंगे। समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब जरा आज जो चर्चा करने वाले हैं, चर्चा आपकी यह आपका चल रहा है जो अकबर के शासनकाल का भाग है, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण, अकबर का काल है, चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 का ओल्ड NCERT। इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि इसको अगर कवर करते हैं तो तकरीबन सारी बातें विशेष तौर पर एक आप कलेक्ट कर लेते हैं। इससे नीचे कुछ भी नहीं है। यानी आप छोटे क्लास में भी देखे जाइए, 7th क्लास में, वहाँ एकदम 2-4 लाइन में इन सब चीज़ों की चर्चा कर दी गई है। यहाँ विस्तार में दिया गया है, इतना विस्तार है जितना कि हम एडवांस लेवल पर भी पढ़ते हैं। तो क्यों ना यही मौका है, जब बेस बना ही रहे हैं तो अच्छे से बना लिया जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने सोचा है कि इतिहास आपको संपूर्णता में ही कराया जाए। तो यहाँ लेंगे अकबर का काल, हम यहाँ लिखेंगे, या अकबर का प्रशासन लिख लेते हैं क्योंकि अकबर का ही शासनकाल चल रहा है। अकबर का प्रशासन। कल हमें सुबह फिर क्लास लेनी है, यानी सुबह जैसे 8 बजे क्लास चलती है उसी समय हम लोग लेंगे। और आज जो पढ़ना है वह पढ़ना है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था, देखिए एक एक करके मनसबदारी व्यवस्था में सारी बातों को समाहित कर दिया है। सबसे टफ चीज है, अगर मुगल काल को आप पढ़ रहे होते हैं तो दो टर्म बड़े टफ आते हैं, एक मनसबदारी व्यवस्था, एक जागीरदारी व्यवस्था। तो जागीरदारी व्यवस्था को तो आगे देखेंगे, अभी जरा देख लेते हैं मनसबदारी व्यवस्था क्या है। बढ़िया से समझेंगे इसको, और यहाँ आप एकदम ध्यान लगा करके सुनेंगे। मनसबदारी व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ हमने डाल भी दिया है। अब मनसबदारी व्यवस्था है क्या, पहले यह समझने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले यह भी देखना होगा कि मनसब का मतलब क्या होता है। मनसब एक शब्द है, फारसी शब्द है। क्या है ये? फारसी शब्द, यानी फारसी भाषा का शब्द है। मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब क्या? पद होता है। पद यानी जो आप पोस्ट जिसको कहते हैं, यानी किस पोस्ट पर जाना है। आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, वह भी एक प्रकार की फारसी भाषा में मनसब ही कहलाए। मनसब का सीधा अर्थ हो गया पद, और मनसबदार का मतलब क्या होगा? पद धारक होगा, सिंपल अर्थ में कहा जाए। यहां जो मनसबदार है शब्द, मनसबदार अगर कहा जाए, इसका मतलब होगा पद धारक, यानी जो इस पद को धारण करता हो उसको मनसबदार कहा जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था फिर क्या हो जाएगी? मनसबदारी व्यवस्था, व्यवस्था यानी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें या जिसके तहत मुगल शासक अकबर ने क्या किया था? मुगल शासक अकबर ने अपने सैन्य और असैन्य, सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों का एकीकरण किया था। अधिकारियों का एकीकरण किया था तथा एकीकरण कर उसके पद का वर्गीकरण किया था। उसके पद का वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण क्या है? पदानुक्रम तय किया था, वर्गीकरण किया था।
एक बार समझ लेंगे, क्योंकि यहीं पर हम समझ विकसित करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अब मनसबदारी व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्या रहे हैं? मनसब क्या मतलब होता है? पद होता है। मनसबदार का मतलब पदधारक हुआ। मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसके तहत मुगल शासक अकबर ने अपने सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों का एकीकरण कर उसके पद का वर्गीकरण किया था। यानी यह व्यवस्था बनाई थी कि उपेंद्र जी, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी होगी। वीडियो शो हो रहा है क्योंकि मेरे सामने भी एक सिस्टम लगा रहता है जिसके आधार पर मैं देखता हूं कि क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। क्लास चल रही है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे पता चल जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था है एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसके तहत मुगल शासक अकबर ने अपने सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एकीकरण कर उनके या उसके पद का वर्गीकरण किया था। अब देखिए, किसी भी प्रशासन में, चाहे कोई भी प्रशासन हो, चाहे वर्तमान प्रशासन ही क्यों ना हो, पद दो प्रकार के होते हैं। जो किसी भी प्रशासन के जो पद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे यहां मैं लिख दूं, जो प्रशासनिक पद होगा वह क्या होगा? प्रशासनिक पद दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वह होगा सैन्य सेवा, सैन्य सेवा का होगा, और दूसरा जो होगा वह होगा असैन्य सेवा, जिसको हम कहते हैं सिविल सेवा। आप लोग भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, दरअसल आप एक असैनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। यानी आपको मिलिट्री में नहीं भेजा जाएगा, आपको मिलिट्री सर्विस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो मिलिट्री सर्विस का अधिकारी होगा वो सेना में ही जाएगा, उसको सामान्य प्रशासन में योगदान नहीं दिलाया जाएगा। सामान्य प्रशासन, जिसको हम सिविल सेवा कहते हैं, जिसमें पुलिस सेवा, प्रशासन सेवा, राजस्व सेवा आदि शामिल होगा, उसका काम सेना का नहीं होता है, वह देश की सुरक्षा नहीं करता है, सिर्फ वह नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन से जुड़ा होता है। किसी भी कालखंड में सेवा दो प्रकार की होती है, सर्विसेज दो प्रकार की होती है। एक मिलिट्री सर्विस होता है, एक सिविल सर्विस होता है। हम लोग तैयारी करते हैं सिविल सेवा की, और जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं वो असल में मिलिट्री सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं। एनडीए सर्विस क्या है? मिलिट्री सर्विस है, जिसमें आप सेना में शामिल होते हैं। या कोई सैनिक बनना चाहता है, जैसे अग्निवीर है, वह क्या है? मिलिट्री सर्विस। वह क्या जाएगा, उसको लेकर के वह पुलिस नहीं बनेगा, उसको अगर वह क्वालिफाई करता है तो वह सेना में शामिल होगा। सेना भी तीन प्रकार के हैं, जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है। तो आशा करता हूं कि आपने सैन्य और असैन्य सेवा को समझा होगा। यह हर प्रशासन में होता है। ये बात अलग है कि प्रशासन अगर सुचारू रूप से नहीं व्यवस्थित है तो सैनिक सेवा और असैनिक सेवा में आपको भेद दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी आप स्पष्ट रूप से भेद महसूस कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत में ऐसा नहीं था। एक सिविल सेवक सैन्य सेवक भी हो सकता था और सैन्य सेवक सिविल सेवक भी हो सकता था। पहले ऐसा कोई भेद था नहीं। जो राजस्व वसूल रहा है वह युद्ध करने भी जा सकता था। लेकिन सर्विस तो हमें दो प्रकार के मिलते हैं, तो इन दोनों सर्विस का एकीकरण कर दिया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ताकि एक वर्गीकरण हो सके, एक पदानुक्रम तय हो सके। पदानुक्रम का मतलब है हायरार्की, यानी कौन बड़ा ऑफिसर होगा, कौन छोटा ऑफिसर होगा, इसको तय करना पड़ेगा ना। कैसे तय करेंगे कि कौन सा बड़ा ऑफिसर है, कौन सा छोटा ऑफिसर है, किसके अधिकार अधिक है, किसके अधिकार कम? तो यहां पर एक व्यवस्था सबसे पहली बार अकबर ने लागू की, जिसके माध्यम से हमने प्रशासनिक अधिकारियों की हायरार्की तय कर दी, यानी पदानुक्रम तय कर दिया। आशा करता हूं कि बात समझ पा रहे होंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि समझ पाए कि सैन्य सेवा, असैन्य सेवा क्या होता है। सैनिक सेवा में हम तीन प्रकार की सेवा देखते हैं, और दूसरी सेवा में हम क्या देखते हैं कि असैनिक सेवा तो हमारे बहुत से हो जाते हैं। असैनिक सेवा क्या हो जाएंगे? बहुत से हो जाएंगे। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसके तहत मुगल शासक अकबर ने अपने सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एकीकरण कर उसके पद का वर्गीकरण किया था, यानी पदानुक्रम तय किया था। इसी व्यवस्था को हम मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था का संचालन कैसे होता था, यह समझना हमारे लिए जरूरी होगा। मनसबदारी व्यवस्था, यही समझना कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या और इसका संचालन कैसे होता है, या पदानुक्रम इसका कैसे तय होता है। सबसे टफ भाग है ये, पूरे मुगल काल में सबसे भारी भाग जो है यही है।
आज लेकिन सरलता से इसको समझेंगे। कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया? माना जाता है किया गया। कब प्रारंभ किया गया? माना जाता है कि पहला जो डेट मिलता है, पहली तिथि मिलती है आपकी 1580 की, 80 ईस्वी की मिलती है। यानी एक तिथि कहता है कि 1580 ईस्वी में इस सेवा को तैयार किया गया था। और दूसरा जो डेट आता है, जरूरी नहीं है कि जो सोर्स है वो हमारे सही ही हो। दूसरा जो है वह कहता है आपका 95-96 में। दूसरा स्रोत क्या कहता है? दूसरा स्रोत इस सेवा को के प्रारंभ होने का काल जो बताता है, काल 1595-96 बताता है, यानी अकबर के शासन का 40 यानी अकबर के शासन के 40वें वर्ष, अकबर के शासन के 40वें वर्ष यह सेवा लागू किया। यहां पर थोड़ा सा इतिहास लिखन की समस्या होती है। अब दो डेट क्यों मिल रहा है? एक तिथि कहता है 1580 ईस्वी में शुरू किया गया, दूसरा तिथि कहता है नहीं ये बाद में शुरू किया गया, 1595-96 में शुरू किया गया। दो डेट क्यों है? जैसे अबुल फजल को देखेंगे जो अकबर के एकदम हितैषी हुआ करते थे, और जो विवरण हमें प्राप्त होता है सबसे बढ़िया विवरण वो अबुल फजल के आईने अकबरी से प्राप्त होता है। तो अबुल फजल कहता है कि ये 1580 में प्रारंभ हुआ। असल यहां माना गया है कि अबुल फजल अकबर को अधिक उदारवादी और व्यवस्थित शासक दिखाना चाहता है, इसलिए उसने जो भी सुधार लागू किए उसको पहले ही बता दिया गया कि नहीं ये सुधार शुरुआत से ही प्रारंभ हो गए। जबकि जो निष्पक्ष स्रोत है वह कहता है कि नहीं ये बाद में शुरू हुआ, 1595-96 में जाकर के शुरू होता है। तो दो डेट हमें प्राप्त होता है। किसका अनुकरण किसका किया? अनुकरण किया किसका किया? अनुकरण किया किसका? अनुकरण किया मंगोलों की, जिसने दशमलव पद्धति के आधार पर या दाशमिक पद्धति के आधार पर, दाशमिक मतलब दशमलव पद्धति होगा, दाशमिक पद्धति के आधार पर पहली बार मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था, जिसने दशमलव पद्धति के आधार पर पहली बार मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। यानी मनसबदारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? सबसे पहली बार मंगोलों ने किया था। और चूंकि ये मंगोल वंश के ही थे इसलिए अकबर ने इसको अपना लिया। जैसे ही मौका इसको मिला इसने अपना लिया। किसका अनुकरण किया? तो मंगोलों का अनुकरण किया, मंगोलों का अनुकरण किया, जिसने हम क्या देखते हैं? मंगोलों का अनुकरण किया, जिसने दाशमिक पद्धति के आधार पर पहली बार मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। ये बातें हमने समझ लिया कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है। ये बातें समझ ली किसने लागू किया, कब लागू किया और किसके अनुकरण पर लागू किया। अब जरा देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, ताकि व्यवस्थित तरीके से यहां पर यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अब देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था का संचालन यह समझना बहुत जरूरी है। मनसबदारी व्यवस्था का संचालन कैसे होता था, जरा इसको समझते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में संख्या के आधार पर पदों का वर्गीकरण किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों को संख्या के आधार पर, एक निश्चित संख्या के आधार पर, निश्चित संख्या या अंक कहते हैं, अंक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। अंक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, वर्गीकृत किया
जाता था। इसके लिए दो पद दिए जाते थे, इसके लिए दो शब्द प्रयोग में लाए जाते थे, दो शब्द प्रयोग में लाए जाते थे, दो शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। पहला जो शब्द होगा वह होगा जात, जात का मतलब जाति मत समझिएगा। दूसरा जो होगा सवार। दो पद यहां पर इसमें टर्म आते हैं, दो शब्द का प्रयोग होता था। जैसे कोई भी मनसबदार है, आज किसको मैं मनसबदार बना दूं, जैसे खुशी मौर्य है, पूजा है, उपेंद्र मौर्य है, और मंजू है, ज्योति है, जो मैंने अभी देखा शिवांगी है, जो भी बच्चे हैं उसको मैं एक मनसबदार बना देता हूं। किसको मनसबदार बनाओ दो बताओ। तो जैसे पांडे जी हैं, गोरक्षनाथ पांडे, अनुष्का कुमारी, उपेंद्र जी है, ठीक है, रिंकू है। जैसे मैं कहता हूं कि आपको रिंकू जी को मैं मनसबदार बना देता हूं, ठीक है। अब यहां पर दो शब्द यहां पर दिए जा रहे हैं और एक निश्चित संख्या दी जा रही है। अगर यहां पर लिखें उदाहरण देखें, एक मनसबदार है जिसका नाम रिंकू है। मान लो रिंकू रिंकू मनसबदार है। इसको जो वर्गीकृत किया जाएगा, इसका जो नाम होगा वह होगा, मान लो कि 500 जात 500 सवार। इसका जो वर्गीकरण होगा इस प्रकार से, जैसे कोई भी व्यक्ति है, राजा मानसिंह एक मनसबदार होगा। मान लो रिंकू एक मनसबदार है। रिंकू मनसबदार अगर है तो उसके आगे पूछा जाएगा कि कैसा मनसबदार, कौन सा मनसबदार है आप, तो कहेगा 500 जात का मनसबदार है और 500 सवार के मनसबदार है, क्योंकि दो शब्द यहां पर दिया गया है। ये दोनों अनिवार्यतः साथ में चलेगा ही चलेगा। किसी मनसबदार की चर्चा होगी, अगर उसके पदानुक्रम को हम पूछेंगे आप कौन सा मनसबदार हैं, तो वह कहेगा कि मैं 5000 या 500, 10, 25 जो भी मनसबदार है, जो भी उसका अंक उसके साथ जुड़ा है, वह कहेगा कि मैं इतने जात का मनसबदार हूं या इतने सवार का मनसबदार। क्लियर बात है। अगर कोई मनसबदार आता है तो वह उसके साथ दो शब्द ब्रैकेट में जुड़े ही जाएगा, एक जात जुड़ेगा और एक सवार जुड़ेगा, और जात और सवार के लिए एक निश्चित अंक भी दिया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। केवल जात सवार कह देंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जात सवार तो सबके साथ लगेगा। जब हम उसके साथ अंक देखेंगे तो जो बड़ा अंक होगा वो बड़ा मनसबदार होगा, जो छोटा अंक होगा वह छोटे मनसबदार को दिखाएगा, ठीक है। जात क्या दिखाता था, यहां जात शब्द दिखाता था। जात शब्द मनसबदारों की श्रेणी दिखाता था, मनसबदारों की श्रेणी तथा दरबार में उसका पदानुक्रम दिखाता था। जबकि सवार पद क्या था, जबकि सवार पद जो है, सवार पद से यह ज्ञात होता था कि संबंधित मनसबदार कितना घुड़सवार सैनिक रखता होगा। संबंधित मनसबदार कितना घुड़सवार सैनिक रखता होगा, कितना घुड़सवार सैनिक रखता होगा, घुड़सवार सैनिक रखता होगा। समझते जाएंगे। मैं फिर से दोहराऊंगा। देखिए, मनसबदारी एक व्यवस्था है जो पद को दिखाता है। मनसबदारी क्या है, एक पद को दिखाता है। पद का वर्गीकरण तो करना पड़ेगा ना, कौन अधिकारी बड़ा है कौन अधिकारी छोटा है, यह वर्गीकरण तो करना पड़ेगा, नहीं तो अंतर कैसे महसूस होगा कि कौन राजा के करीब बैठेगा, कौन बादशाह के नजदीक बैठेगा, कौन बादशाह के दूर बैठेगा, कौन खड़ा रहेगा, कौन बैठेगा, कौन आगे कौन पीछे। ये पदानुक्रम अभी भी होता है, प्रशासनिक पदानुक्रम। जैसे हम देखते हैं राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, अगर समारोह होगा सबसे ऊंचा स्थान किसको मिलेगा, राष्ट्रपति को मिलेगा। फिर कौन होगा, ये पूरा पदानुक्रम लिखा हुआ है, सरकार के गजट में प्रकाशित है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री के बाद कौन होगा। जैसे राष्ट्रपति सबसे ऊंचा हुआ, उपराष्ट्रपति उसके बाद हो जाएगा,
उसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, ऐसे करके हायरार्की बनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जितने भी पद आप देखते हैं देश भर में, सभी पद का एक हायरार्की बना हुआ है। वही हायरार्की स्थापित करने की यहां कोशिश की जा रही है और इसके लिए दो शब्द दिया जा रहा है, ब्रैकेट में उसको लिखते जाएंगे। क्या लिखा? यहां जात शब्द जो है मनसबदारों की श्रेणी और दरबार में उसका पदानुक्रम दिखाता है, जबकि सवार पद से यह ज्ञात होता है कि संबंधित मनसबदार कितना घुड़सवार सैनिक रखता होगा। ये जात है, जात का मतलब क्या हुआ? ये पदानुक्रम बता रहा है। सवार का मतलब वो कितना घुड़सवार रखेगा, यानी प्रत्येक मनसबदार को घुड़सवार सैनिक रखना ही पड़ेगा। ये नियम बना दिया ताकि घोड़े की संख्या युद्ध में कम ना हो। मनसबदार का सैनिक दायित्व भी तो है। तो हमने क्या देखा? यहां जात शब्द मनसबदारों की श्रेणी और दरबार में उसका पदानुक्रम दिखाता है, जबकि सवार पद से यह ज्ञात होता है कि संबंधित मनसबदार कितना कितना देगा, कितना देगा। यहां पर हम क्या देखें? यहां पर बड़ी संख्या वाला जात, यहां क्या होगा? बड़ी संख्या वाला जात, संख्या वाले जात मनसबदार का या मनसबदारों का पदानुक्रम बड़ा हो। बड़ी संख्या वाले जात मनसबदारों का क्या होगा? पदानुक्रम बड़ा होगा। जात मनसबदारों का पदानुक्रम बड़ा होता है, पदानुक्रम बड़ा होता है, बड़ा होगा। जैसे बड़ा होगा, मनसबदारों को जात मनसबदारों का जो अंक दिया जाता था, मनसबदारों को प्रायः जो दिया जाता था, प्रायः 10 से लेकर 5000 तक या 5000 तक के अंक वितरित किए जाते थे। अंक वितरित किए जाते थे। 5000 तक अंक वितरित किए जाते हैं। देखिए यहां पर जो है ना, अगर एनसीईआरटी आप देखेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी, तो वहां 500 लिखा हुआ है, जो गलत है, मिसप्रिंट है। वहां 5000 आप कर दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गलती तो हो ही सकती है। वहां प्रिंटिंग मिस्टेक, जो मेरे पास एडिशन है उसमें मैंने देखा है 500 लिखा हुआ है, तो उसको आप सुधार करके 5000 कर दीजिएगा। तो प्रत्येक मनसबदार को प्रायः 10 से लेकर 5000 तक अंक वितरित किए जाते थे। जो 10 जात का मनसबदार होगा और जो 5000 जात का मनसबदार होगा, कौन बड़ा होगा? तो जो 5000 जात वाला मनसबदार होगा 10 वाले से तो कहीं बड़ा होगा ना, वो तो बहुत बड़ा मनसबदार हो गया। नहीं, इस तरह से हम क्या देखते हैं, 10 से लेकर के 500 अंक तक, यहां 5000 अंक तक दिया जाता था। सबसे ऊंचा जो होता था, हाँ हम देख सकते हैं, जैसे राज परिवार से जुड़े व्यक्ति को इससे भी बड़ा पद दिया जा सकता था, इससे भी बड़ा अंक दिया जा सकता था, बड़ा अंक दिया जा सकता था, उसमें कोई रोक टोक नहीं था। जैसे 5000 हम मैक्सिमम देखते हैं, लेकिन अगर कोई राज परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको 5000 से ज्यादा भी दे देंगे। तो ये बादशाह के ऊपर डिपेंड करता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मिर्जा अजीज कोका नाम है, अजीज कोका तथा मान सिंह, राजा मान सिंह को हम कितना देखते हैं? राजा मान सिंह, ये भी दोनों मनसबदार थे। मिर्जा अजीज कोका तो इसका भाई ही था, अकबर का भाई था, और इसको हम देखते हैं दोनों को, जो मिर्जा अजीज कोका है और जो राजा मानसिंह है, इसको मिला हुआ था 7000 जात का मनसबदार, जात की मनसबदारी मिली हुई। किसके काल में? अकबर के काल में, अकबर के काल में मिली हुई थी, यानी इसको बहुत बड़ी मनसबदारी मिल गई 7000 जात की। और देखते हैं दारा सिकोह कौन है? शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। इसे मिला था 60,000 की मनसबदारी, जात की मनसबदारी मिली थी। अब समझिए कितना बड़ा है, कितनी बड़ी मनसबदारी इसको मिली है। कहां अधिक से अधिक 5000 दिया जा सकता था, 7000 इन दोनों को दे दिया गया, लेकिन दारा सिकोह तक जाते जाते 60,000 हो गया।
यानी 60,000 तक की मनसबदारी दे दी जाती है। ठीक है, हाँ, जैसा पे लेवल है ना सुमित यादव, वैसा ही था। पे लेवल ही एक्चुअली जितना अंक दिखा रहा है वो उसका पे लेवल ही दिखाता है और उसी से उसका पदानुक्रम भी तय होता है। तो दारा सिकोह है, 60,000 जात की मनसबदारी उसको दी गई थी। इसका मतलब है कि वह तो बहुत बड़ा मनसबदार हो गया। 60,000 का मतलब समझ रहे हैं, इसका वेतन कितना अधिक रहा होगा। एक तरह से साम्राज्य का मालिक ही के बराबर हो गया। 60,000 जात की मनसबदारी बहुत कम लोगों को मिली है, दारा सिकोह को यहां पर जरूर दी गई थी। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि यहां हम क्या देखते हैं कि लगभग इतना बड़ा वेतन दिया जाता है। जैसे हम क्या देखते हैं कि मनसबदारों की जात, या ऐसे लिख सकते हैं, जात तथा सवार के हिसाब से, सवार की संख्या के हिसाब से मनसबदारों की अनेक श्रेणियां हो सकती थी। मनसबदारों की अनेक श्रेणियां हो सकती थी, अनेक श्रेणियां हो सकती थी। मनसबदारों की अनेक श्रेणियां हो सकती थी जात तथा सवार के स्तर पर, क्योंकि ये दोनों जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो। यहां लेंगे उदाहरण लेंगे, जिससे आप समझ पाए जात और सवार की संख्या सबको दिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा रिंकू मनसबदार है तो उनको ब्रैकेट में लिखा गया 500 जात या 500 सवार, दोनों लिखा जाएगा। ये जरूरी है, बिना इसके पता ही नहीं चलेगा कि मनसबदार है कौन या कितने मात्रा का मनसबदार है। कोई भी मनसबदार होगा उसके आगे जात और सवार की संख्या लिखी होगी, इतना जात इतना सवार, एकदम से मैंडेटरी है। इसके बगैर किसी मनसबदार को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि जात और सवार का जो पद है वह आपने समझ लिया होगा। जात और समाज का पद आपने समझ लिया होगा। जात कैसे दिया जाता है, कौन कितने जात का होगा, ये तो राजा निर्धारित करेगा ना। उस समय तो कोई कंपटीशन होता नहीं था। ये सवाल वैलिड है कि जात की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, यह कितने जात का मनसबदार होगा, यह विशुद्ध राजा यानी बादशाह के द्वारा ही निर्धारित किया जाता था कि जिसकी जैसी योग्यता होगी उसको उतना बड़ा पद मिलेगा, या राजा से यानी बादशाह से जान पहचान है तो आपको ज्यादा मिल सकता है। जैसे राज परिवार का व्यक्ति है राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका, आप देखिए उसको सबसे बड़ा जात मिल गया, 7,000 मिल गया, उस समय के लिए बड़ी संख्या थी ये। फिर आगे शाहजहां का बेटा है दारा सिकोह तो इसको 60,000 का मिल गया। कौन निर्धारित करेगा, तो बादशाह करेगा। और बादशाह की तरफ से एक अधिकारी होता था, उसको मैं आगे चर्चा करूंगा, उसका नाम मीर बख्शी हुआ करता था। यानी जो सेना मंत्री है वह एक्चुअल में तय करता था, वही सिफारिश करता था। जैसे अभी हम यूपीएससी या पीसीएस को देखते हैं कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है, तो केंद्र स्तर पर यूपीएससी को देखते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, और राज्य स्तर पर हम देखते हैं कि पीसीएस को देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो। और यूपीएससी ही सैनिक सेवा की भी अनुशंसा करता है, यानी एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी के ही द्वारा लिया जाता है। उस समय भी एक अधिकारी हुआ करता था जो बादशाह को कहता था कि इस व्यक्ति को, सुमित को इतना मनसबदारी जात का मनसबदार बनाइए, रिंकू को इतने जात का बनाइए, गोरक्षनाथ पांडे को इतने जात का बनाइए, जिसकी जैसी योग्यता होती थी। जैसे मैं कॉपी चेक करता हूं तो आपको नंबर देता हूं, सबका वेरिएशन होता है। तो इसी तरह वहां योग्यता के आधार पर जात का निर्धारण किया जाता था। हालांकि कभी कभी सिफारिश भी काम तो कर ही देगा, क्योंकि राजा के हाथ में ही है। तो जात तथा सवार की संख्या के हिसाब से मनसबदारों की अनेक श्रेणियां हो सकती थी। उदाहरण लेंगे, जो प्रथम श्रेणी होगा वह क्या होगा, प्रथम श्रेणी का मनसबदार, प्रथम श्रेणी जो होगा वह होगा जिस मनसबदार का जात तथा सवार पद एक जैसा हो, सवार पद समान हो। जिस मनसबदार का जात और सवार पद समान, वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार माना जाएगा। जैसे मैं मानता हूं कि जैसे उदाहरण लेंगे, सुमित मनसबदार है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका जो ब्रैकेट में हम देखेंगे, मान लो 1000 जात हो गया और ऑब्लिक देंगे 1000 सवार।
ये प्रथम श्रेणी का मनसबदार माना जाएगा। ये संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। 500 जात 500 सवार, 5000 जात 5000 सवार, यानी जिस मनसबदार का जात और सवार पद एक जैसा हो, इक्वल, वह एक अच्छा मनसबदार माना जाता था। कन्फर्म है कि जिसका जात और सवार एक हो, जरूरी नहीं है कि संख्या एक जैसा ही होगा, संख्या कम भी हो सकता है, तो उसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। जैसे पहला हो गया। दूसरी श्रेणी जो होगी वह होगी दूसरी श्रेणी, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिस मनसबदार की सवार श्रेणी जात श्रेणी के आधे से बराबर हो, जात श्रेणी के आधा हो, आधा अथवा उससे ऊपर हो, आधा अथवा उससे ऊपर हो, उससे या ऊपर हो, सीधे लिखते हैं ऊपर हो। लेंगे उदाहरण, और यहां पर कौन सा मनसबदार कर दें, सुमित मनसबदार थे, छोटा मनसबदार कौन थे, रिंकू मनसबदार। मान लो रिंकू मनसबदार जी हैं, आप छोटा बड़ा मत समझिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं बस। रिंकू मनसबदार को देखें, इसके लिए हम कह देते हैं कि मान लो ये 1000 जात का मनसबदार है, लेकिन इसके सवारों की संख्या 501 ही है। अंतर आ गया ना। सुमित मनसबदार को 1000 जात और 1000 सवार का पद मिला हुआ है, जबकि रिंकू मनसबदार को हम क्या देखते हैं, 1000 जात और 501 सवार ही प्राप्त है। ये सेकंड श्रेणी का हो जाएगा, ये पहले वाले के बराबर में नहीं आएगा, इसका पदानुक्रम क्या होगा, इससे नीचे हो जाएगा। और तीसरा मनसबदार अगर देखें तो यहां पर तीसरी श्रेणी अगर देखें तो तीसरी श्रेणी का जो मनसबदार होगा, इसमें क्या होगा, जिस मनसबदार की सवार श्रेणी जात श्रेणी के आधे से कम, तीसरा मनसबदार कौन बन जाएगा यहां पर, तो मान के चलते हैं, देखें किसका नाम रेंडमली आता है, उसी को ले लेंगे। जैसे हम कहें यहां पर चलो एक हम देते हैं प्रीतिपाल मनसबदार। चलिए, वैसे महिलाओं को मिल जाता था प्रीतिपाल मनसबदार। आप यह मत समझिएगा कि लड़की है तो उसको हमने नीचे रख दिया है। मनसबदार का होगा, मान लो कि इसका 1000 जात है, लेकिन यहां पर 400 सवार ही है, 400 सवार ही है। ये क्या हो जाएगा, तीसरी श्रेणी का मनसबदार हो जाएगा। आशा करता हूं बढ़िया से समझ लेंगे। जो प्रथम श्रेणी का मनसबदार होगा उसका जात और सवार बराबर होगा, जैसे 1000 जात है 1000 सवार है। दूसरी श्रेणी का मनसबदार है तो जिस मनसबदार की सवार श्रेणी जात श्रेणी के आधे अथवा उससे ऊपर होगा। उदाहरण हम देखते हैं, रिंकू का हम देखते हैं 1000 जात है 501 सवार है, 1000 नहीं है। और जिस मनसबदार को हम देखते हैं तीसरी श्रेणी का है, जिसकी सवार श्रेणी जात श्रेणी से आधे से कम होगा, जैसे प्रीतिपाल मनसबदार को देखते हैं तो यह 1000 जात है और केवल 400 सवार है। आधा होता 500 होता, लेकिन आधे से भी कम है और भी कम हो सकता है, लेकिन आधे से कम है, चाहे 1 कम हो, चाहे 100 कम हो, चाहे 200 कम हो। यह तीसरी श्रेणी का मनसबदार माना जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि जात रैंक सबका बराबर है, आप देख रहे हैं जात रैंक सबका बराबर, 1000 यहां है, 1000 यहां है, और प्रथम श्रेणी में भी 1000 देखते हैं। यानी रैंक अगर बैठने का देखें तो यह सबका बराबर है, लेकिन असल में इसकी स्थिति थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि सवारों की संख्या यहां पर अलग अलग है। तो यहां पर हम श्रेणी का पदानुक्रम कर देंगे, श्रेणी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, कोई योग्यता नहीं थी, शासक के लिए ही हम रखते हैं, शासक यहां करते हैं। अच्छा, रिंकू बोल रहा है कि 5000 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले योग्यता का प्रदर्शन कीजिए। जैसे आपको 5 अंक मिलता है और किसी को 6 अंक मिलता है, किसी को 6.5 मिलता है, यह भी तो मनसबदार का एक पदानुक्रम हुआ ना। अपनी योग्यता से हम अंक अर्जित करते हैं, यहाँ पर कोई देता नहीं, योग्यता जरूरी है। हाँ, थोड़ी बहुत सिफारिश चल जाती है, लेकिन मेरे पास तो सिफारिश चलती नहीं है, इसलिए यहाँ पर चाहें तो अपने श्रेणी को बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा था, आप अपने को इससे कंपेयर मत कर लीजिएगा। मैंने बस आपको रियल उदाहरण देने के लिए, मैं वहाँ का उदाहरण देता मिर्जा अजीज को का ये वो, तो फिर आप थोड़ा सा और उलझ जाते।
ठीक है, तीसरी श्रेणी का मनसबदार होगा। यहां एक बात ध्यान रखना होगा, यहां ध्यान रखना होगा कि किसी भी हालत में, यहां ध्यान रखना होगा कि किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो जाए, स्थिति में जात रैंक से बड़ा सवार रैंक नहीं हो सकता, बड़ा सवार रैंक नहीं हो सकता था, सवार रैंक नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। जैसे हम देखते हैं किसी भी हालत में जात रैंक से बड़ा सवार रैंक नहीं हो सकता, किसी भी हालत, मतलब ये नियम ही नहीं है। जैसे हमने कहा कि 500 जात 500 सवार, लेकिन ऐसा कभी नहीं। जैसे हम देखते हैं कि जात सवार देखें, मान लो सुमित को हमने कहा कि 500 जात और 500 सवार, ये तो हो सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर सुमित को हम कहें कि यह 500 जात है और 1000 सवार, यह कभी भी नहीं होगा। यह क्या होगा? यह कभी भी नहीं होगा। इसीलिए लिखा गया है, यहां ध्यान रखना होगा कि किसी भी स्थिति में जात रैंक से बड़ा सवार रैंक हो ही नहीं सकता, नियम ही नहीं। लेकिन वर्गीकरण का एक तरीका और भी है, मनसबदारों के वर्गीकरण का एक तरीका और भी है, जिसको मैं अभी लिखा देता हूं, जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से यहां पर इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए अनुष्का, आशा करता हूं कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूं कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यह सबसे टफेस्ट पार्ट, सबसे मुश्किल पार्ट है। और मैंने यहां पर लगातार पढ़ाते मैंने कुछ लोकल उदाहरण दे करके आपसे जोड़ करके समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आप मनसबदारी व्यवस्था की इस संरचना को, जात और सवार, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में मैं जब ले रहा हूं क्लास, तो वहां पर बच्चे जात का मतलब जाति समझ लेते हैं, वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाते। जात लिखा हुआ है, जाति नहीं लिखा है। ठीक है, यहां तक हमने समझा। अब देखते हैं दूसरा वर्गीकरण है, मनसबदारों का एक दूसरा वर्गीकरण मिलता है। मनसबदारों का दूसरा वर्गीकरण है, वर्गीकरण यहां मिलेगा। मनसबदारों का यह वर्गीकरण, मनसबदारों का यह वर्गीकरण किसके आधार पर है? वर्गीकरण जात की संख्या के आधार पर, जात की संख्या के आधार पर है। और लेंगे उदाहरण लेंगे, जात की संख्या के आधार पर यह वर्गीकरण मिलता है। वहां तो हमने जात और सवार के आधार पर देखा, लेकिन यहां पर जात की संख्या के आधार पर हम एक वर्गीकरण देखते हैं। जैसे जो 500 जात से नीचे का होगा, 500 जात से नीचे का मनसबदार क्या कहलाएगा? का मनसबदार क्या कहलाएगा? इसको कहा जाएगा मनसबदार। इसको हम क्या कहेंगे? मनसबदार। इसका नाम क्या हो जाएगा? मनसबदार हो जाएगा। जो 500 जात से नीचे का मनसबदार है, उसको हम क्या कहेंगे? मनसबदार कहलाएगा। दूसरा जो होगा 501 जात से 2500 जात तक, 2500 जात तक का अमीर क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे अमीर कहेंगे। और 2501 से 2501 जात से ऊपर का मनसबदार क्या कहलाएगा? मनसबदार कहलाएगा, वह कहलाएगा अमीर उल उम्दा कहलाएगा। देखिए, है सब मनसबदारी, लेकिन मनसबदारों का कैटेगराइजेशन भी हम करते हैं। दूसरे तरह से मैं लिख देता हूं ताकि और स्पष्ट हो सके। मनसबदारों का दूसरा वर्गीकरण है, मनसबदारों का यह वर्गीकरण जात की संख्या के आधार पर है। उदाहरण, 500 जात से नीचे का मनसबदार केवल मनसबदार कहलाएगा। 501 जात से 2500 जात तक का मनसबदार अमीर कहलाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं अमीर हूं, अमीर मेरा नाम है जैसे अमीर रिंकू, अगर कहेगा कोई ये मनसबदार रिंकू है,
अगर कोई कहेगा मनसबदार रिंकू है तो इसका मतलब है उसका जात रैंक जो है 500 से नीचे है। कोई कहेगा मैं अमीर हूं, अमीर रिंकू, मेरा नाम अमीर रिंकू है, इसका मतलब है कि वह 2500 जात तक का मनसबदार है। और कहेगा कि कोई मैं अमीर उल उम्दा रिंकू, इसका मतलब है कि वो 2500 से ऊपर का मनसबदार होगा। टॉप क्लास का मनसबदार कौन हो जाएगा? अमीर उल उम्दा हो जाएगा। सबसे निचली श्रेणी जात वाला जो मनसबदार मनसबदार कहलाएगा। 501 से 2500 जात तक का मनसबदार अमीर कहलाएगा। और 2501 से आपका जो ऊपर का मनसबदार होगा, जो भी मनसबदार होगा, सब कहलाएगा अमीर उल उम्दा। तो सबसे बड़ा मनसबदार पदानुक्रम में कौन हो गया? अमीर उल उम्दा हो गया? नहीं हो गया। सबसे बड़ा मनसबदार जो हो गया वह अमीर उल उम्दा कहलाएगा। नाम यहां पर है, मैं एक बार और ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां देखेंगे मनसबदार, मनसबदार जात की संख्या के आधार पर, जात की संख्या के आधार पर क्या कहलाता है? आधार पर क्या कहलाएगा? तो जात की संख्या के आधार पर जो मनसबदार कहलाएगा उसको हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। यह होगा 500 जात तक का मनसबदार। जात तक का मनसबदार क्या कहलाएगा? नाम इसका जो होगा वह होगा मनसबदार। ठीक है। दूसरा जो होगा वह होगा 501 से 2500 जात तक, जात तक इसका नाम क्या होगा? नाम इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा अमीर। और तीसरा जो मनसबदार होगा वह क्या होगा? वह होगा जो तीसरा होगा यानी 2501 से ऊपर का मनसबदार, ऊपर का जात, नाम इसका क्या कहलाएगा? इसका नाम जो हो जाएगा वह होगा अमीर उल उम्दा, उम्दा कहलाएगा। ठीक है। इसी से उम्दा से ही उमरा शब्द बना हुआ है। उमरा या उम्दा शब्द एक ही है। मनसबदार जात की संख्या के आधार पर हम 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। 500 जात तक का मनसबदार क्या कहलाएगा? मनसबदार ही कहलाएगा। 501 से 2500 जात तक का मनसबदार अमीर कहलाएगा। और 2501 से ऊपर का जात अमीर उल उम्दा कहलाएगा। तो 2501 से ऊपर का जो अमीर है वह कहलाएगा। अगर हम कहें यहां पर मान लीजिए जैसे यहां हमने नाम लिखा था ना किसी सभ्य बच्चे का, तो यहां पर देखें जैसे सुमित मनसबदार है। सुमित मनसबदार का जात कितना है? 1000 है। सुमित मनसबदार का जात कितना है? 1000। तो यह क्या कहलाएगा? मनसबदार कहलाएगा, अमीर कहलाएगा या अमीर उल उम्दा कहलाएगा? आप देखिए ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा अमीर। अमीर उल उम्दा तो 2500 से ऊपर का होगा। दूसरा है आपका रिंकू मनसबदार। इसका भी जात कितना है? इसका भी जात आपका है आपका 1000 है। यह भी क्या कहलाएगा? अमीर ही कहलाएगा। तीसरी श्रेणी में प्रीतिपाल मनसबदार है। इसका भी जात क्या है? यह जात है आपका 1000 का है। यह भी अमीर ही कहलाएगी। नहीं, तीनों मनसबदार इस मामले में बराबर है। यद्यपि इसके वेतन भत्ते में फर्क आ जाएगा क्योंकि सवार की संख्या अलग है। इस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं मनसबदारी व्यवस्था का। आशा करता हूं कि यह वर्गीकरण आपने समझा होगा। और यहीं तक हमें, हाँ, ये पदानुक्रम को दिखाता है। ठीक है। कौन कौन अमीर उल उम्दा था? अमीर उल उम्दा कौन होगा? जिसको 2500 से ऊपर का मिला होगा जात, सभी अमीर उल उम्दा। सबका नाम नहीं जान सकते। एक मनसबदार नहीं था, 33,000 मनसबदार थे, 33,000 मनसबदार कम से कम थे। तो किसका किसका नाम आप याद रखेंगे कि कौन कौन था? ये सोचना ही व्यर्थ है। हमें यह नहीं सोचना है। आप केवल सोचें यहां पर इतने सारे लोग थे, बहुत सारे अधिकारी थे, बहुत सारे अधिकारियों को दिया गया होगा, कोई एक अधिकारी तो है नहीं। हाँ, 1-2 का नाम मैंने लिखा, जैसे मिर्जा अजीज कोका है, राजा मान सिंह, उसको 7000 जात की मनसबदारी मिली है। इसका मतलब वो अमीर उल उम्दा कहलाएगा। दारा सिकोह को 60,000 जात की मनसबदारी मिली थी। इसका मतलब वह भी अमीर उल उम्दा ही कहलाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक बच्चे, क्लियर है यहां पर? रिंकू, हाँ, आज तो रिंकू का बल्ले बल्ले है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक? ये बातें हमने समझ लिया। अब जरा इसके कुछ नियम को हम लोग देख लेते हैं कि मनसबदार जो होगा वह किस प्रकार से काम करता है, यह व्यवस्था, यह कार्य कैसे करता है। जो कार्य संचालन है मनसबदारी व्यवस्था का, उसको जरा देख लेते हैं।
क्या कार्य संचालन है उसको जरा समझ लेते हैं, ताकि आगे जो इस पर कुछ फैक्ट्स बनेगा उसको हम देख सकें। ठीक है, यहां पर नाम कर देते हैं और यहां पर हम इतना दे देते हैं, इसको बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। आशा करता हूं सारी बात देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था के सामान्य नियम जो मनसबदारी व्यवस्था के सामान्य नियम क्या थे? यह व्यवस्था योग्यता पर आधारित, क्लियर सी बात, यह योग्यता पर आधारित व्यवस्था थी। लिखेंगे यह योग्यता पर आधारित व्यवस्था थी, पर आधारित व्यवस्था थी। यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, वंशानुगत तथा नस्लीय नहीं थी। यानी ना तो वंशानुगत है, यानी वंश परंपरा से नहीं चलता है, और किसी खास नस्ल को हम पद नहीं देते, बल्कि यह जो भी व्यक्ति योग्य है, राज्य की सेवा में है, सबको यह पद मिल सकता है, चाहे वह कैप्टन हॉकिंस ही क्यों ना। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में, उसको भी 400 का मनसब दे दिया था, मतलब एक तरह से मानक पद दे दिया गया था। 400 की मनसबदारी तो कैप्टन हॉकिंस को भी दे दिया था राजा ने, यानी बादशाह ने, खुश होकर के। बादशाह उसमें जहांगीर हुआ करते थे, उसने कहा चलो तुम्हें भी 400 का मनसब दे दिया, यानी वो एक तरह से मनसबदार के पद में आएंगे, क्योंकि 500 से नीचे है वह। ये खुश होकर के राजा दे सकते थे, लेकिन मूलतः यह योग्यता पर आधारित व्यवस्था हुआ करते थे। योग्यता मूलतः योग्यता पर ही होता है। तीसरा जो होगा, मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था? कि नियुक्ति बादशाह करता था। हालांकि नियुक्ति की सिफारिश कौन करता था? नियुक्ति की सिफारिश कौन करेगा? सिफारिश मीर ए बख्शी का कार्यालय करता था। सिफारिश मीर बख्शी का कार्यालय करता था। मीर बख्शी कौन होता है पता है? युद्ध मंत्री होता है। मीर बख्शी कौन होता है? युद्ध मंत्री। मीर बख्शी का कार्यालय करता था। मनसबदारों को वेतन की व्यवस्था, मनसबदारों को वेतन किससे दिया जाता था? वेतन जागीर में दिया जाता था। जागीर मतलब होता है भूमिखंड। जागीर में दिया जाता था। जागीर का आवंटन कौन करता था? जागीर का आवंटन दीवान का कार्यालय करता था। दीवान का कार्यालय करता था। दीवान का कार्यालय जागीर का आवंटन करता था। छोटे मनसबदारों को नकद वेतन भी दिया जा सकता था। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं छोड़ देता हूं, फिर आप कंफ्यूज करेंगे। एनसीईआरटी में टर्म नहीं लिखा है, मैं उसको इलिमिनेट कर देता हूं। वैसे छोटे मनसबदारों को कहते हैं कि एक तरह से दिया जाता था कि वेतन कैश भी दिया जा सकता था। कार्यालय करता था। वेतन आवंटन का कोई निश्चित नियम नहीं था, यह लिख दीजिए। वेतन आवंटन का कोई एक निश्चित नियम नहीं था। कोई एक निश्चित नियम नहीं था। आशा करता हूं कि भले भूमिखंड में दिया जाता है, जागीर में दिया जाता है, लेकिन इसका कोई एक निश्चित नियम नहीं था। निश्चित नियम नहीं था। इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्येक मनसबदार को हम क्या देखते हैं कि सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। प्रत्येक मनसबदार को घुड़सवार सेना की
घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी, एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। उदाहरण देखें, जो सैन्य संरचना होगा कैसा, 5000 मनसबदारी अगर है, 5000 सवार के मनसबदार को निम्नलिखित मात्रा में सेना रखनी होती थी, निम्नलिखित मात्रा में सेना रखनी होती थी, मात्रा में सेना रखनी होती थी, एक निश्चित नियम है, होती थी। अगर कोई 5000 का मनसबदार है, अगर 5000 सवार का मनसबदार है, तो यहां पर या जात सवार कर दीजिएगा, 5000 जात एवं सवार का अगर मनसबदार है, उसको जो रखना पड़ेगा वह रखना पड़ेगा कम से कम 340 घोड़े रख रहे होंगे, 340 घोड़े उसकी सेना में होना ही चाहिए। 340 घोड़े आपको रखने ही पड़ेंगे, और कितना रखने पड़ेगा, 400 ऊंट रखना पड़ेगा, 100 हाथी रखना पड़ेगा, इतना आपको रखना ही पड़ेगा। अगर 5000 जात के आप मनसबदार हैं तो 340 घोड़ा रखना पड़ेगा, 100 हाथी रखना पड़ेगा, 400 ऊंट रखना पड़ेगा, और 160 खच्चर रखना पड़ेगा, 160 खच्चर समझते हैं, तथा 160 गाड़ी रखना पड़ेगा, गाड़ी रखना पड़ता था, यह अनिवार्य। इसी हिसाब से आगे बढ़ता घटता रहेगा, जो कम जात का मनसबदार है उसे इतना कम से कम रखना पड़ेगा। 5000 सवार के जात सवार के मनसबदार को 340 घोड़ा रखना पड़ेगा, 400 ऊंट रखना पड़ेगा, 100 हाथी रखना पड़ेगा, 160 खच्चर रखना पड़ेगा, और 160 गाड़ी रखना पड़ेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, और इसी के अनुपात में आपको सेना भी रखना पड़ेगा। जैसे हाथी पर चढ़ेगा, 100 हाथी है ना, एक हाथी पर कम से कम 8 सैनिक लड़ सकता है, तो 100 गुना 8 कर दीजिए, उतना सैनिक होगा। ऊंट पर कम से कम 2 आदमी बैठेगा तो 400 गुना 800 हो गया। घोड़ा है 340, तो एटलीस्ट 340 सैनिक होगा जो घोड़ा चला पा रहा होगा, खच्चर चलाने वाले लोग होंगे, बैलगाड़ी रखने वाले लोग होंगे, यानी तकरीबन 1000 से अधिक, यहाँ पर 1000 या 2000 के आसपास पैदल सैनिक भी इसको रखना पड़ जाता होगा। ये नियम बनाया गया था, तभी तो ये पदानुक्रम बनाया गया। और हर मनसबदार को कहा जाता था कि भैया अपने अधीन आपको सेना रखनी पड़ेगी, इसीलिए उसके पद के आगे जात यानी वेतन और सवार यानी घुड़सवारों की संख्या लिखी होती थी। सबका एक निश्चित दायित्व था, यह आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो रिंकू भाई को यह सब रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे यहां पर ऐसी व्यवस्था इसने बना दी, ऐसी व्यवस्था बना दी ताकि यहां पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 300 घोड़े हो गए, ये हमने देखा कि रखा। अब इसने एक चीज और किया कि अगर इसी काल में देखेंगे तो यहां पर मनसबदारी व्यवस्था में सभी नस्ल के लोग जुड़े हुए थे, मनसबदारी व्यवस्था से सभी नस्ल के लोग जुड़े हुए थे। मनसबदारी व्यवस्था से सभी नस्ल के लोग जुड़े थे, नस्ल के लोग जुड़े थे, यहां भेदभाव नहीं था, जुड़े थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे विदेशी हो, चाहे तुर्की हो, सब लोग जुड़े हुए थे। जितने भी प्रकार के हैं सभी यहां पर जुड़ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तत्कालीन भारत में या तत्कालीन समय में मनसबदार क्या थे, समय में मनसबदार विश्व के सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले समूह थे, सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले समूह या प्राप्त करने वाले अधिकारी थे। यानी विश्व में जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी शासन के अधीन अधिकारी होंगे, सबसे अधिक वेतन भारत में ही दिया जाता था। इसलिए दूर दराज से लोग, बहुत दूर दूर से विभिन्न राज्यों को छोड़ करके यहाँ पर लोग मनसबदार बनने आ जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेतन बहुत बड़ा था। इतना वेतन कहीं पर भी नहीं दिया जाता था जितना मुगल शासकों ने अपने मनसबदारों को वेतन दिया था। तो दूर दूर से, ईरान से, मध्य एशिया से
लोग आते थे अकबर के दरबार में, याचना करते थे सर मुझे भी मनसबदार बना लीजिए, और यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था में योग्य व्यक्ति को शामिल भी कर लिया जाता था। यह था आपका मनसबदारी व्यवस्था, और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी टर्म हैं आप कहीं भी पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, यहां पर हम कभी भी इससे अधिक नहीं पढ़ते, इससे अधिक हम नहीं पढ़ते हैं, इतना ही हमें एडवांस लेवल पर ही पढ़ना होता है। इसलिए आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं या याद नहीं होता है तो इसी को एक दो बार पढ़िए। आप यहां से लेकर कोई भी एग्जाम देने जाए, यूपीएससी का भी एग्जाम देने जाएंगे, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम देखते हैं आगे, आगे बादशाह की या मुगल सेना में तोपखाना भी जुड़ता चला गया, तोपखाना भी जुड़ता चला गया। इसके अतिरिक्त चला गया सेना के अतिरिक्त बादशाह के अंगरक्षकों की एक बड़ी फौज होती थी, बादशाह के अंग रक्षकों की एक बड़ी फौज होती थी, बॉडीगार्ड फौज होती थी। यानी इसका अंगरक्षक भी एक बड़ा मामला था, जो राजा की सुरक्षा यानी बादशाह की सुरक्षा करेगा, वैसे अंगरक्षक की भी एक बड़ी फौज होती थी, जिसकी संरचना या उसका प्रशासन मीर बख्शी द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि अन्य लोगों के द्वारा की जाती थी। तो मुगल नहीं, संपूर्ण मुगल काल में रहा था, केवल अकबर ने तो शुरू किया ना। आगे हम देखते हैं यह एक तरह से जो मनसबदारी व्यवस्था है वह सभी पूरे मुगल काल में जारी रही। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जैसे मैं मनसबदारी व्यवस्था एडवांस लेवल पर पढ़ाऊंगा, तो मनसबदारी व्यवस्था में जितने डेवलपमेंट हुए, ऐसा नहीं है कि मनसबदारी व्यवस्था जैसा अकबर ने स्थापित किया वैसा ही चलता रहा, यह नहीं। जैसे आप जहांगीर के काल में देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तित हो गया, और वहां पर एक नया टर्म जुड़ गया, 2 अस्पा सी अस्पा। जैसे हमने देखा यहां पर जात और सवार केवल लिखा हुआ है, जात और सवार लिखा है, लेकिन आगे जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे जात और सवार के साथ 2 अस्पा सी अस्पा एक शब्द जुड़ जाता है, फारसी शब्द है, अभी याद मत करिएगा। तो 2 अस्पा सी अस्पा क्या था मनसबदार? अगर हम कहें कि एक मनसबदार कोई है और उसके आगे 2 अस्पा सी अस्पा लिखा हुआ है, या तो 2 अस्पा लिखा है या सी अस्पा लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा जब जहांगीर का शासनकाल आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं की गई है, तो हम भी साइलेंट हो जाते हैं। फिर आगे जब मौका आएगा इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, कोर्स जिग जैग हो जाएगा, तब आप जीके टाइप के कोर्स को पढ़ने लगेंगे। मैंने बहुत ही अनुशासन रखा है एनसीईआरटी को पढ़ाने में, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे और आपको दिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी में ही सब कुछ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे शिक्षक क्यों कहते हैं एनसीईआरटी को पढ़ें, लेकिन बहुत सारे शिक्षक बिना समझे ही कह देते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ें, क्योंकि सभी लोग कहते हैं एनसीईआरटी को पढ़ें। एनसीईआरटी को जितना आप डूब करके पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही वहां पर तथ्य निकाल पाएंगे। क्योंकि मैं एडवांस लेवल पर पढ़ाता रहता हूं, तो मैं इस चीज को महसूस करके और आपके मटेरियल को मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूं, ताकि एडवांस पर जोड़ने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। प्रयास ये देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। सेना के अतिरिक्त बादशाह के अंगरक्षकों की भी एक बहुत बड़ी फौज होती थी, जिसका भी रख रखाव किया जाता था मनसबदारों के द्वारा। ठीक है, यहां हमने क्या देखा कि यहां हम क्लियर करते हैं। लेकिन अभी हम देखें विदेशियों को भी रूप में जागीर दे दिया जाता था, बिल्कुल दिया जाता था। वंशानुगत भी दे सकता है, नहीं भी है, जागीरदारी व्यवस्था में अलग से इसकी बात करेंगे। 1.5 घंटे क्लास लेंगे या 1 घंटे क्लास लेंगे? तो 1.5 घंटे लेंगे ना, नियम तो ये है 1.5 घंटे का, इसलिए टाइम समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी आधा घंटा और क्लास ले लेंगे, क्योंकि रोज अगर थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो फिर कम ही होता रहेगा। वैसे सैटरडे ट्यूसडे को शाम के समय तक जाते जाते आपका डाटा भी खत्म हो जाता होगा, तो आप कहेंगे छोड़ देंगे, लेकिन क्लास ले लेते हैं। एक देखेंगे प्रशासन का संगठन, प्रशासन का संगठन कैसा था अकबर के शासनकाल में। यहां विशेष रूप से हम पढ़ रहे हैं अकबर के शासनकाल तक, शासनकाल तक 1 घंटा तो पता ही नहीं चला मुझे कि 1 घंटे का समय हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। आशा करता हूं कि आपको भी पता नहीं चला होगा। बोरियत खत्म हो जाती, जब पढ़ने में मन लगेगा ना,
बोरियत खत्म हो जाती, तब हम लोग बोर नहीं होते। बोर तब होते हैं जब पढ़ाई में मन हमारा नहीं लगता है। ठीक है, हमने क्या देखा, सरकार का संगठन है, 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं ना, 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं शिखा सिंह। अगर बोर हो रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा आप, लेकिन मैं चाहता हूं कि आधे घंटे और भी पढ़ा ही दूं। जब पढ़ाने के लिए बैठे ही हैं तो थोड़ा आधे घंटे और भी पढ़ा ही देते हैं, 1.5 आवर की क्लास आपकी हो जाएगी। तो अगर शासन का संगठन देखें तो स्थानीय शासन व्यवस्था वैसी ही चलती रहे, ऐसा कर सकते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाया, कोई परिवर्तन नहीं लाया गया, नहीं लाया गया। स्थानीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो ग्रामीण स्तर की व्यवस्था है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है, कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। मंदाकिनी आप सुबह कर लेना क्लास, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं लाया गया। यहां देखेंगे परगना तथा सरकार जैसी प्रशासनिक इकाई बनी रही, प्रशासनिक इकाई बनी रही। परगना तथा सरकार जैसी जो प्रशासनिक इकाई पहले से चली आ रही थी, सल्तनत काल से चली आ रही थी, वह इकाई पहले की तरह ही बनी रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया गया। जो परिवर्तन आया है, शिवांगी आपका लेवल वो नहीं होगा ना, इसलिए आपको पता नहीं चल पा। विजुअलाइजेशन करने का मतलब क्या है, आपकी सोच वहां नहीं पहुंची है अभी, इसलिए विजुअल क्या मतलब क्या होता है, सोचेंगे कुछ इफेक्ट और आएगा। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम समझेंगे। किताब पढ़िए आप, मेरे विचार से आपको किताब एक बार पढ़ने की जरूरत होगी, बुक जरूर पढ़िए। ठीक है, यहां हम क्या देखते हैं कि परगना और सरकार जैसी प्रशासनिक इकाई बनी रही। जो सरकार का इकाई होगा, सरकार का जो मुख्य इकाई होगा, कौन होगा, सरकार स्तर का मुख्य अधिकारी कौन हो जाएगा, मुख्य अधिकारी जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दो। एक हो जाएगा आपका फौजदार, फौजदार जो होगा वह होगा सामान्य प्रशासन से जुड़ा अधिकारी होगा। जुड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा, फौजदार कहलाएगा। क्या है, सरकार के स्तर का जो मुख्य अधिकारी होगा वह फौजदार हो जाएगा। और दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा होगा अमल गुजार, नाम याद रखिएगा, अमल गुजार। अमल गुजार क्या होगा, राजस्व वसूली से जुड़ा या राजस्व प्रशासन से जुड़ा अधिकारी, राजस्व प्रशासन से जुड़ा अधिकारी, यानी ये केवल राजस्व का काम करेगा और ये प्रशासन का काम करेगा। जैसे अभी आप 2 अधिकारी का नाम सुनते हैं, 3 अधिकारी का नाम सुनिए वर्तमान में। एक होता है IAS, IAS होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो अधिकारी बनेगा वह बनेगा प्रशासन को देखने वाला। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको हम IPS कहते हैं, वह क्या करेगा, वह केवल पुलिस को देखेगा, वह प्रशासन नहीं करेगा। और एक है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो केवल रेवेन्यू मामले को देखेगा, वह IRS कहलाएगा। आशा करता हूं कि ये तीनों पद आपने नाम सुना होगा। एक IAS होता है, एक IPS है और एक आपका IRS है। जब तक वह सेवा देता रहेगा, एक सामान्य प्रशासन की सेवा देगा, एक पुलिस की सेवा देगा और एक राजस्व संबंधित सेवा देगा। उसी प्रकार से यहां पर भी सरकार स्तर पर 2 लेवल के कर्मचारी हैं। एक जो सामान्य प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जैसे आप IAS को देखते हैं। दूसरा है रेवेन्यू सर्विस, पहले IAS वाला जो था वो प्रशासन और पुलिस एक ही होता था। दूसरा है रेवेन्यू सर्विस वाला, जिसको हम अमल गुजार कहते हैं, फारसी नाम है। जैसे IRS मान के चलें, इस काल का IRS अधिकारी होगा। फिर ठीक देखते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर कई प्रकार के यहां पर अधिकारी जुड़े थे। ओके, ठीक है शिवांगी, हो सकता है कि मैंने गलत समझ लिया हो,
लिखने का कभी कभी भाषा अस्पष्ट होती है ना, और जल्दी से चैट देखना होता है, थोड़ा समझने में गलती हो गई, क्षमा करेंगे मुझे। आपने सही लिखा था। सरकार स्तर का मुख्य अधिकारी फौजदार है, सामान्य प्रशासन से जुड़ा अधिकारी है, अमल गुजार है, जो राजस्व प्रशासन से जुड़ा अधिकारी हो जाएगा। राजस्व प्रशासन से जुड़ा अधिकारी हो जाएगा। जो प्रदेश का या साम्राज्य का जो भूमि है, साम्राज्य के भूमि का वर्गीकरण, भूमि का वर्गीकरण निम्न रूप में था, वर्गीकरण निम्न रूप में था, निम्न रूप में था। जैसे पहला हम देखते हैं, एक भूमि थी खालिसा भूमि, खालिसा भूमि। इस भूमि का राजस्व, भूमि का राजस्व सीधे सीधे बादशाह के खजाने में जाता, बादशाह के खजाने में जाता था, जाता था। एक जो भूमि है वह खालिसा भूमि हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वह जागीर भूमि हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? जागीर भूमि हो जाएगा। जागीर भूमि, जागीर भूमि क्या होता है? अधिकारियों को, अधिकारियों को जिस भूमि के माध्यम से, जिस भूमि के माध्यम से वेतन दिया जाता, माध्यम से वेतन दिया जाता था, अधिकारियों को जिस भूमि के माध्यम से वेतन दिया जाता था। तीसरा जो है वह है इनाम भूमि। इनाम भूमि क्या है? एक तरह से अनुदानित भूमि है। विद्वानों, धर्माचार्यों, कलाकारों को अनुदान में दिया गया भूमि, कलाकारों को अनुदान में दिया गया भूमि, दिया गया भूमि क्या कहलाएगा? इनाम भूमि का। इनाम का मतलब पुरस्कार ही होता है ना। अभी भी हम कहते हैं कि आपको इनाम मिलेगा, इसका मतलब क्या है? आपको पुरस्कार मिलेगा। आप लोग सोचते हैं कि हम डांटने वाले हैं, जैसे मैं कहता हूं कि आपको पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, आप सोचते हैं कि मैं डिजिटल रूप से आलोचना करने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 प्रकार की भूमि है। खालिसा भूमि है, इस भूमि का राजस्व सीधे बादशाह के खजाने में जाता है। जागीर भूमि है, अधिकारियों को जिस भूमि के माध्यम से वेतन दिया जाता था। इनाम भूमि है, विद्वानों, धर्माचार्यों तथा कलाकारों को अनुदान के रूप में दी गई भूमि, यानी उसके जीवन यापन के लिए दी गई भूमि होती है। ठीक है, ये भूमि यहां पर दी जाती है एक तरह से। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कई प्रकार की भूमि यहां पर लागू होती है। और जो स्वायत्त शासक हैं, जो स्वायत्त शासक हैं, उन्हें स्वायत्त शासक, शासकों को भी भूमि दी जाती थी, को भी भूमि दी जाती थी, जिसका प्रबंधन वह क्या करता था? वह अपने अनुसार करता था। हालांकि बादशाह चाहता था, हालांकि अकबर उसे भी एक तरह से मैं शब्द लिखना चाहता हूं, स्वायत्त शासकों को भी भूमि दी जाती थी जिसका प्रबंधन वह अपने अनुसार करता था। हालांकि अकबर उसे भी प्रेरित करता था कि वह क्या करे? वह केंद्रीय व्यवस्था का ही अनुकरण करे, केंद्रीय व्यवस्था का अनुकरण करे। उसे प्रेरित किया जाता था कि वह भी केंद्रीय व्यवस्था का अनुकरण करे। साम्राज्य की भूमि का वर्गीकरण निम्न रूप में है। जैसे खालिसा भूमि है, इस भूमि का राजस्व सीधे बादशाह के खजाने में जाएगा। जागीर भूमि है, अधिकारियों को जिस भूमि के माध्यम से वेतन दिया जाता था। इनाम भूमि है, विद्वानों, धर्माचार्यों, कलाकारों को अनुदान में दी गई भूमि। स्वायत्त शासकों को भी भूमि दी जाती थी जिसका प्रबंधन वह अपने अनुसार करता था। हालांकि अकबर उसे भी प्रेरित करता था
वह केंद्रीय व्यवस्था का ही अनुसरण करे, वह भी केंद्रीय व्यवस्था का ही अनुसरण करे, ताकि सामान्य व्यवस्था हर जगह बनी रहे। सामान्य व्यवस्था क्या होगा? हर जगह बना रहे। ठीक है, हमने देखा कि मोटे तौर पर प्रशासन का संगठन क्या है। अब जरा इसको इनहेंस करके आगे चलते हैं और जब हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप कैसा था। केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप कैसा था? केंद्रीय प्रशासन कैसा? केंद्रीय प्रशासन को देखें तो केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या है? साम्राज्य का प्रशासन। केंद्र किसको कहते हैं? सेंट्रल किसको कहते हैं? जैसे अभी हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं ना, नाम सुना है। तो केंद्रीय गवर्नमेंट का मतलब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरे भारत के ऊपर शासन करने वाला गवर्नमेंट। अगर यहां पर केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे, यह साम्राज्य का प्रशासन होगा, यानी जो सबसे बड़ा प्रशासनिक स्वरूप होगा वह केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। जो इसका प्रमुख हो जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख कौन हो जाएगा? प्रमुख जो हो जाएगा वह कौन होगा? बादशाह। नहीं, बादशाह या इसको हम पादशाह भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही, पद से बना है बादशाह। जो बादशाह है या पादशाह है, यही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा होगा। यह क्या होगा? यह सभी विभागों का प्रधान होता था। यह क्या होगा? यह सभी विभागों का प्रधान का मुखिया होता था या प्रधान होता था। सभी विभागों का प्रधान होने का मतलब क्या होगा? चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वह विधायिका हो, सबका हेड यही होगा। वर्तमान व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री हो, वह कार्यपालिका का प्रधान हो सकता है, विधायिका का प्रधान नहीं होगा, न्यायपालिका का प्रधान नहीं होगा। लेकिन उस समय ऐसा बाइफर्केशन नहीं दिखता है। जो राजा है, वंशानुगत राजा, हमेशा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सबका प्रधान हो जाएगा, सबका हेड ऑफ द स्टेट वही होगा, सारे अधिकार उसी में होंगे। ठीक है, हमने क्या देखा यहां पर? तो बादशाह की सहायता के लिए स्वायत्त शासक कौन था? सुमित यादव ने पूछा स्वायत्त शासक कौन था? स्वायत्त शासक का मतलब होगा जिसको हमने पराजित कर दिया और उसको फिर हमने अधिकार कर दे दिया कि आप यहाँ पर एक तरह से शासन करते रहो। जैसे हम देखते हैं राजा भारमल, जो मारवाड़ का राजा था, राजा भारमल एक राजपूत शासक है, वह हो गया पराजित, और पराजित हो गया तो भारमल को कहा भैया आप अपना शासन करते रहिए, आप मेरी अधीनता स्वीकार कीजिए और मुझे टैक्स देते रहिए। तो जो स्वायत्ता है उसके पास शासन करने की, वह इस शर्त पर दिया गया है कि वह बादशाह की अनुमति से ही कोई कार्य करेगा। तो एक तरह से उसको हम स्वायत्त शासक कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसको कि हम स्वायत्ता अलग अलग क्षेत्र में देते हुए देखते हैं। खास करके जो राजपूत शासक है राजपूताना में, वो सभी स्वायत्त शासक ही हैं। हिंदू शासक भी हो सकते हैं, मुस्लिम शासक भी हो सकता है। तो सबको हमने शासन करने का अधिकार दे दिया, यद्यपि वह हमारी अधीनता स्वीकार करता है। स्वतंत्र शासक का मतलब होता है वह बादशाह के अंडर नहीं। स्वायत्त शासक का मतलब है कि भले वह शासन कर रहा है लेकिन बादशाह के अंडर वह माना जाएगा। तो यह सभी विभागों का प्रधान होता है। बादशाह की सहायता के लिए हम क्या देखते हैं कि सहायता के लिए अनेक विभाग बने थे, अनेक विभाग बने थे, विभाग बनाए गए थे जिसके पद तथा कर्तव्यों में समय समय पर परिवर्तन भी होता जाता था, या कहेंगे जिसके कर्तव्यों में जिसके अधिकार क्षेत्र कर देते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता था। जिसके अधिकार क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता।
एक समान व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसके अधिकार क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता था। ठीक है, बिल्कुल स्वायत्त शासन, मंजू निषाद आपने सही कहा। इंड कर देते हैं क्लास, आप लोग परेशान हो रहे थे, इंड कर देते हैं। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं क्लास को, क्योंकि बच्चे का डाटा सभी बच्चों का मैं मान के चलता हूं कि खत्म हो रहा है। तो मैं इसको कल कंटिन्यू करता हूं, जो अलग अलग विभाग थे, क्योंकि बार बार अगर बच्चे पूछ रहे हैं कि कब क्लास खत्म होगा, तो इसका मतलब मन नहीं लग रहा है। तो मैं इसको सुबह कंटिन्यू करता हूँ, लगभग 1 आवर एंड 15 मिनट तक हम लोगों ने क्लास लिया है। कल सुबह 8 बजे ही है, तो मैं इसको कल कंटिन्यू कर देता हूँ, चिंता मत करिएगा, क्योंकि पढ़ाई में मन लगना जरूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ले लेंगे, खाली मैं हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आगे देखेंगे। वकील का कार्यालय, ऐसा लिख देते हैं। एक वकील, वकील का मतलब प्लीडर मत समझिएगा, वकील एक अधिकारी, इसकी चर्चा लेकिन हम क्या करेंगे, कल करते हैं। ठीक है, चूंकि आपका डाटा यहां पर समाप्त हो रहा है, तो मैं बहुत अधिक आपको पेन नहीं दूंगा। आगे में 10-15 मिनट का समय है, मैं आगे मेकअप कर दूंगा, कभी भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चल ही रहे। कल मैं चलता हूं तो बहुत सारे चीज़ों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, एक तरह से हमने कुछ समझने की कोशिश की है, और अगर 1-2 बार आप रिवीजन कर लेते हैं तो जो समझ आपकी मनसबदारी व्यवस्था की विकसित हो जाएगी वह अमिट होगी। यानी कभी भी आप अपने बच्चों को भी मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जैसे फिंगर टिप पर आ जाएगा। कुछ बातें जो मैं अभी कह रहा हूँ, अगर उसको आपने समझ लिया तो ताउम्र ये बातें याद रहती है। मैंने कैसे याद किया, इसी तरह से समझ, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा मनसबदारी व्यवस्था को समझने में, और समझने के बाद बड़ा मजा आया उसको। किसी को बताना भी होता है तो मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से उसको बता सकता हूँ, लगता है कि जैसे मैंने ही मनसबदारी व्यवस्था बनाई। ठीक है, चलिए आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, और फिर मैं कल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, डाटा की कमी हो जाती है। मैं सुबह तो फिर आपकी क्लास है ही ना, सुबह तो आपकी क्लास है ही, 8 बजे ही क्लास होगी सुबह, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत देर है नहीं, 7-8 घंटे के बाद फिर से आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इजाजत देंगे, बाय एंड टेक केयर।